चलिए हम बात करते हैं इस प्रकार के यौगिक की कि ये यौगिक हेलोफॉर्म अभिक्रिया कैसे प्रदर्शित करेगा। और इसमें हेलोफॉर्म जो बनेगा, मतलब मैं अगर इसमें यहाँ पर यौगिक लिखता हूं CHCl3, तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन इसका कौन सा कार्बन होगा? ये वाला कार्बन होगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा? तो इस वाले यौगिक में यहाँ पर के लिए सिंगल बॉन्ड है, तो CH3CO है। होना क्या चाहिए था? हेलोफॉर्म इस कार्बन का बनना चाहिए था, लेकिन याद रखो इसमें हेलोफॉर्म इस वाले कार्बन का बनता है, ये मैथिलीन समूह का। मतलब अगर मैं इस कार्बन को C14 से शो करूं, मतलब ये सारे कार्बन तो C12 है और ये कार्बन का समस्थानिक C14 है, तो यहाँ जो हेलोफॉर्म बनेगा वो ये वाला होगा, C14 वाला। और जो रिमेनिंग समूह होगा, मतलब ये यहां से ब्रेक होगा, ये यहां से ब्रेक होगा, इसका भी सॉल्ट बनेगा और इसका भी सॉल्ट बनेगा। तो यहां पर लिखेंगे हम ट्वाइस ऑफ CH3COO-। याद रखिएगा इस प्रकार का। कैसे होगा समझो। सबसे पहले इस पर अभिक्रिया किसकी? OH- की। OH- क्या करेगा? ये वाला H ज्यादा एसिडिक की ये वाला ज्यादा एसिडिक? तो हमें पता है मिथाइल के रिस्पेक्ट में जो सक्रिय मैथिलीन समूह होता है, एक्टिव मैथिलीन समूह होता है, वो ज्यादा अम्लीय होता है। तो इसके तुलना में ये वाला H पहले निकलेगा और जैसे ही H निकलेगा ये कन्वर्ट होगा CH3CO, CH- एंड C डबल बॉन्ड CH3 में। और ये माइनस अब किस पर टेक करेगा? क्लोरीन पर। याद है उसका मैकेनिज्म मैंने लिखाया था। तो कुल मिलाकर इस C पर आ जाएगा पहले Cl, फिर वापस से वही OH- एंड Cl2, फिर क्या होगा? जो दूसरा H होगा वो भी क्लोरीन से प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो नेक्स्ट यौगिक बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, CCl Cl एंड C डबल बॉन्ड O CH3, ये बना। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में OH- अटैक करेगा किस पर? या तो OH- इस वाले कार्बन पर अटैक करे या इस वाले कार्बन पर अटैक करे, दोनों में से किसी पर एक पर अटैक हो सकता है। मान लीजिए इसका अटैक इस कार्बन पर हुआ तो पहले पाई बॉन्ड टूटकर नीचे आएगा, रिटर्न होकर फिर से पाई बॉन्ड बनाएगा और यहां से इसको यहां से लीव कर देगा। लीव करेगा तो क्या बनेगा? इसमें बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड से जुड़ा कौन? OH, देन C पर आया, इस C पर माइनस और इससे अटैच्ड Cl एंड C डबल बॉन्ड O CH3, और इस C पर चार्ज होगा माइनस, और ये माइनस फिर से क्लोरीन से अभिक्रिया करके एक और Cl लगा देगा। एक और Cl आने के बाद कुल मिलाकर ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये एसिड है तो बेसिक मीडियम में ये क्षार के साथ अभिक्रिया करके ये तो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो सॉल्ट में कन्वर्ट हुआ, लेकिन अब ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा ये तो तुम्हें याद होगा ही, OH के साथ अभिक्रिया करके OHC पर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड नीचे जाएगा, रिटर्न होगा और यहां से ये ग्रुप लीव कर जाएगा। लीव करेगा तो क्या मिलेगा? ClClC माइनस, एंड उधर मिलेगा हमें कौन? CH3C डबल बॉन्ड OH, जो कि फाइनली ये माइनस इसी के इस H से बॉन्ड बनाकर क्या बना देगा? Cl और CH प्लस साथ में क्या बनेगा? CH3C डबल O माइनस। तो एक सॉल्ट हमें यहां मिला, एक सॉल्ट हमें यहां मिला, तो सॉल्ट के तो दो मॉलिक्यूल हमें मिल गए, और एक बीच वाला जो कार्बन था CH2 वाला मैथिलीन वाला, उससे क्या मिलेगा हमें? हेलोफॉर्म। तो बताइए C14 कहां पर होगा? ये C14, ये वाला कार्बन भी C14 और ये कार्बन भी 14, ये कार्बन भी ये वाला कार्बन 14 होगा और फाइनली ये 14 बनेगा, और जो कि क्लोरोफॉर्म में ये आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जिसमें एक्टिव मैथिलीन समूह है वही हेलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा इसी से। अब सोचो, अब इसमें ऐसे सोचिए, मान लीजिए ये यौगिक ऐसे ले रखा होता, CH3C डबल बॉन्ड C, यहां पर भी एक मैथिल समूह होता, यहां पर भी मैथिल समूह होता, देन C डबल बॉन्ड OCH3 ऐसा होता। अगर ऐसा होता है तो OH- और Cl2 में
फिर इस वाले कार्बन से हेलोफॉर्म बनता है, फिर तो ये वाला हेलोफॉर्म बनेगा CHCl3। लेकिन ऐसे यौगिकों में जो हेलोफॉर्म बनता है उसकी इल्ड मतलब लब्धि बहुत कम होती है, क्योंकि ये कार्बन जो होता है ये 4 डिग्री कार्बन है। तो त्रिविम बाधा के कारण इस केस में इस प्रकार के अब ये जो उत्पाद बनता है उसकी लब्धि मतलब उत्पाद की मात्रा काफी कम हो जाती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही एक मॉलिक्यूल ये भी हमें मिल सकता है, याद रखिएगा इसको, ये C+OCH2, इसका तुम्हें नाम पता होगा। यहाँ पर ये वैसे साइक्लिक डाइकीटोन है, इसमें भी ठीक से देखो तो ये एक्टिव मैथिलीन समूह है। तो याद रखो एक्टिव मैथिलीन समूह है, मान लीजिए C14 है की अभिक्रिया OH- से करें Cl2 की उपस्थिति में, तो फिर से क्या कहेंगे, हेलोफॉर्म कहां से बनेगा इस एक्टिव मैथिलीन समूह का, तो ये बनेगा CHCl314 और ये बॉन्ड यहां से भी गया यहां से भी गया, तो रिमेनिंग इसका बनेगा यहाँ पे सॉल्ट, इस प्रकार का सॉल्ट बनेगा। तो ये याद रखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है ये वाला, ठीक है। चलिए खैर, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन और वो सारे यौगिक जो हेलोफॉर्म दे सकते हैं और जो हेलोफॉर्म नहीं दे सकते, इन सब की हमने बात करी। अब यहां पर कुछ स्पेशल थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं क्लोरोफॉर्म के ऊपर। तो देखो नेक्स्ट हेडिंग में यहां पर लिख रहा हूं क्लोरोफॉर्म, स्ट्रक्चर क्या होगा CHCl3, याद रखिए। तो हमें याद है क्लोरोफॉर्म, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज याद रखिएगा। क्लोरोफॉर्म मीठी गंध वाला रंगहीन द्रव होता है, मीठी गंध वाला रंगहीन द्रव होता है और निश्चेतक के रूप में इसको काम में लेते हैं। निश्चेतक का मतलब एनेस्थीसिया देने में, किसी को बेहोश करने में हम क्लोरोफॉर्म को इस्तेमाल में लेते हैं, याद रखना। और बेहोश करने का मतलब निश्चेतक के रूप में, ये याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन क्लोरोफॉर्म की भी एक बड़ी अजीब सी प्रॉपर्टी है, अगर क्लोरोफॉर्म को हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ ये ऑक्सीकृत होकर एक जहरीली गैस का निर्माण कर देता है जिसका नाम होता है फॉस्जीन। किस प्रकार से बनती है देखो, ये हमने यौगिक लिखा CHCl3, वायुमंडलीय ऑक्सीजन से ये क्रिया करके COCl2 या फिर इसकी संरचना होती है COCl2, ये यौगिक बनाता है जिसका नाम होता है, इसका नाम होता है फॉस्जीन और ये एक विषैली गैस होती है, याद रखिएगा। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को कभी भी हवा में खुला नहीं छोड़ते हैं, इसको हमेशा गहरे रंग की जो बोतलें होती है उन बोतलों में पूरा भर के रखते हैं ताकि उस बोतल में बिल्कुल भी ऑक्सीजन न रहे। अदरवाइज क्या होगा, मान लीजिए बोतल आधी भी रही तो आधी भाग में तो ऑक्सीजन होगी, वो ऑक्सीजन जो सरफेस पे क्लोरीन होगा, जो क्लोरोफॉर्म होगा, उसका तो ऑक्सीकरण कर देगी, तो अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा, फॉस्जीन गैस का निर्माण हो जाएगा जो कि बड़ा खतरनाक हो सकता है। तो इस ऑक्सीकरण को बचाने के लिए पहली बात तो ये है कि क्लोरोफॉर्म को गहरे रंग की बोतलों में पूरा भर के रखते हैं एंड इसमें 1% एथिल अल्कोहल मिक्स कर देते हैं। क्यों मिक्स कर देते हैं एथिल अल्कोहल, बिकॉज जैसे ये हमने लिखा C2H5OH, C2H5OH, ये जो यौगिक होता है अगर किसी भी प्रकार से फॉस्जीन गैस का निर्माण हो जाए तो ये एथिल अल्कोहल फॉस्जीन गैस से अभिक्रिया करके क्या करेगा, यहां से तो ये HCl, 2 मॉलिक्यूल इसमें से HCl अलग हो जाते हैं और यौगिक बनता है C2H5O, C2H5O, C+O। या तो मैं इसको ऐसे लिखूं या फिर C2H5 को ET करके वोल्टवाइज एंड CO3 लिख सकता हूं। इस यौगिक का नाम होता है डाई एथिल कार्बोनेट जो कि एक अविषैला यौगिक होता है। तो याद रखिएगा, मैंने बोला क्लोरोफॉर्म कैसा यौगिक होता है, ये एक मीठी गंध वाला रंगहीन द्रव होता है जो कि निश्चितक की भांति इसको कार्य में लेते हैं और वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ में खुला छोड़ने पर ये ऑक्सीकृत होकर फॉस्जीन गैस का निर्माण करता है जो कि विषैला होता है, याद रखिएगा। और इस ऑक्सीकरण से बचाने के लिए इसमें 1% एथिल अल्कोहल मिला देते हैं, बिकॉज एथिल अल्कोहल
फोर्जीन के साथ अभिक्रिया करके डाई एथिल कार्बोनेट यौगिक का निर्माण करता है, जो कि अविषैला यौगिक होता है। ठीक है, तो चलिए ये क्लोरोफॉर्म हमारा यहां पर कंप्लीट हुआ। अब इसमें क्लोरोफॉर्म की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो तुम्हें याद रखनी है। कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज है क्लोरोफॉर्म की? इसकी 2-3 रिएक्शन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लोरोफॉर्म की, इसको हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। एक अभिक्रिया आती है रिमर-टिमान अभिक्रिया, नाम सुना होगा तुमने शायद। तो रिमर-टिमान अभिक्रिया में भी क्लोरोफॉर्म का हम काम में लेते हैं। और एक आती है कार्बिल अमीन अभिक्रिया। कार्बिल अमीन अभिक्रिया का एक नाम और होता है आइसोसाइनेट टेस्ट, उसमें भी क्लोरोफॉर्म को काम में लेते हैं। तो ये 2 अभिक्रियाएं क्लोरोफॉर्म की बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये आगे जो टॉपिक हम पढ़ेंगे कार्बीन, उस कार्बीन में ये अभिक्रियाएं आएंगी, रिमर-टिमान रिएक्शन, कार्बिल अमाइन रिएक्शन। अभी बस मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब आप उसको पढ़ेंगे तो तुम्हारे माइंड में ये होना चाहिए कि क्लोरोफॉर्म की 2 केमिकल रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसी के बाद ये तो हुआ क्लोरोफॉर्म, अब थोड़ा हम इसमें बात कर लेते हैं आयोडोफॉर्म की। आयोडोफॉर्म पर भी स्पेशली एक क्वेश्चन बन सकता है। चलिए ठीक है, उसकी भी हम बात करते हैं अभी। चलिए अब इसमें हम बात करते हैं आयोडोफॉर्म की। तो देखिए आयोडोफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है, अभी हमने बात करी थी, इसका फॉर्मूला होता है CHI3 और ये एक पीले रंग का ठोस होता है, याद रखिएगा। और अगर इसको हम धूप में खुला छोड़ दें तो सनलाइट में ये धीरे धीरे इसका रंग डार्क होता चला जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा जी, अगर निर्माण की हम बात करें तो सिंपल इसका निर्माण हेलोफॉर्म जैसा ही होता है, बस क्लोरीन की जगह यहाँ पर आयोडीन लेना होता है और OH- कोई भी क्षार ले सकते हैं, तो बनता है यौगिक CHI3 और ये हो जाता है येलो PPT। ये सॉलिड है तो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में ये अलग हो जाता है। ठीक है, और इसकी एक खासियत और याद रखिएगा, इसका 95 एथेनॉलिक सॉल्यूशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करिए। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा इसका 95% इथेनॉलिक सॉल्यूशन जो होता है उसको बोलते हैं टिंचर आयोडीन। ये भी याद रखिएगा, छोटी का क्वेश्चन बनता है। आपने देखा होगा कई बार जब चोट वगैरह लग जाती है तो उस चोट पर हम एक नीले रंग का लिक्विड लगाते हैं, वो टिंचर आयोडीन ही होता है, जिसको सिंपली टिंचर भी बोलते हैं। और ये एक एंटीसेप्टिक भी होता है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, अच्छा एक खास बात और क्या है आयोडोफॉर्म रिएक्शन की, जैसे तुम लोगों ने सुना होगा हेलोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म परीक्षण। तो हेलोफॉर्म परीक्षण का मतलब क्या हुआ? क्लोरोफॉर्म परीक्षण या ब्रोमोफॉर्म परीक्षण? नहीं, हेलोफॉर्म टेस्ट का मतलब स्पेशली होता है आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्योंकि जो आयोडोफॉर्म होता है वो पीले रंग का सॉलिड होता है। तो कोई भी अभिक्रिया टेस्ट वगैरह कब मानी जाती है? कि जब या तो कोई कलर आए या कोई स्मेल आए या कलर चला जाए या किसी तरह की फ्रेग्रेंस या खुशबू आए या कोई किसी रंग का फॉर्मेशन हो, कोई सॉलिड बने। तो ये सारी अभिक्रिया हम उन यौगिकों के परीक्षण में काम में लेते हैं। अब क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया कोई टेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्लोरोफॉर्म तो कलरलेस यौगिक होता है, हमें क्या पता है कि यौगिक बना तो क्लोरोफॉर्म है या नहीं है। लेकिन अगर आयोडोफॉर्म हम बनाते हैं तो एक पीले रंग का ठोस मिलता है, तो हमें कंफर्म हो जाता है कि भी ये एक क्लोरोफॉर्म है, मतलब आयोडोफॉर्म है। तो याद रखिएगा जो आयोडोफॉर्म अभिक्रिया है वो यौगिकों को विभेदित करने में भी प्रयुक्त करते हैं। कौन कौन से यौगिकों को हम आयोडोफॉर्म अभिक्रिया के द्वारा, या जनरली आयोडोफॉर्म ना बोलकर उसको हम हेलोफॉर्म ही बोलते हैं। हेलोफॉर्म परीक्षण का मतलब वो
आयोडोफॉर्म टेस्ट ही होता है। इसमें याद रखिएगा कुछ ये यौगिकों के युग्म हैं जिनको हम हैलोफॉर्म अभिक्रिया के द्वारा विभेदित कर सकते हैं। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नंबर 3 यहां पर ये लिखा, एक ये देखो CH3COCH3 एंड यहां पर ये हमने लिखा और C2H5COC2H5 या फिर नंबर 4 ये हम ले सकते हैं HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, मतलब जैसे ये मिथेनॉल, ये इथेनॉल, इन दोनों को हम हैलोफॉर्म परीक्षण के द्वारा विभेदित कर सकते हैं। क्यों भाई? ऐसा यौगिक जो एक तो हैलोफॉर्म दे और एक हैलोफॉर्म ना दे तो पता पड़ जाएगा कि कौन सा यौगिक क्या है। ये हैलोफॉर्म नहीं देता है, ये हैलोफॉर्म टेस्ट देता है, तो इन दोनों को विभेदित कर सकते हैं। एसिटाल्डिहाइड को बेंजाल्डिहाइड से विभेदित कर सकते हैं, बिकॉज एसिटाल्डिहाइड हैलोफॉर्म टेस्ट देता है जबकि बेंजाल्डिहाइड हैलोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, तो ओवरऑल इनको विभेदित कर सकते हैं। अच्छा, एसीटोन को 3 पेंटेनोन से भी विभेदित कर सकते हैं। क्यों? ये हैलोफॉर्म टेस्ट देगा, ये हैलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। फॉर्मल्डिहाइड को एसिटाल्डिहाइड से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, विभेदित कर सकते हैं। क्यों? फॉर्मल्डिहाइड हैलोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है जबकि एसिटाल्डिहाइड टेस्ट देता है, तो ओवरऑल इन दोनों को हम विभेदित कर सकते हैं। लेकिन ये भी याद रखो, CH3CHO को CH3C डबल बॉन्ड OCH3 से हम विभेदित, इन दोनों को हम हैलोफॉर्म अभिक्रिया के द्वारा विभेदित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एसिटाल्डिहाइड भी हैलोफॉर्म टेस्ट देता है और एसीटोन भी हैलोफॉर्म टेस्ट देता है। जब दोनों ही हैलोफॉर्म टेस्ट देंगे तो उनको में विभेद करना असंभव हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पेयर हैं, याद रखिएगा, इनको हम हैलोफॉर्म परीक्षण के द्वारा या फिर आयोडोफॉर्म परीक्षण के द्वारा विभेदित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए खैर, तो इसी के साथ अब हमें कह सकते हैं कि हैलोफॉर्म रिएक्शन जो था वो हमारा कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं एक और रिएक्शन जिसका नाम होता है टिशेंको रिएक्शन। ये भी याद रखिएगा। अब टिशेंको अभिक्रिया क्या होती है? एल्डिहाइडों के द्वारा एस्टरों का जो निर्माण होता है डायरेक्टली, उसको बोलते हैं टिशेंको अभिक्रिया। कैसे ये अभिक्रिया होती है? देखो, ये हमने यहां पर लिया RCHO एल्डिहाइड की अभिक्रिया कराते हैं एल्यूमिनियम इथोक्साइड के द्वारा। ये यौगिक क्या होता है? एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3, तो 3 यहां पर हमने होल थ्राइस लगाया है। एल्यूमिनियम इथोक्साइड के द्वारा जब एल्डिहाइड अभिक्रिया करता है तो इसके 2 अणु भाग लेते हैं और 2 अणु मिलकर बनाते हैं RCOCH2R। कौन सा यौगिक? एस्टर। और इस अभिक्रिया में वो सभी एल्डिहाइड हम ले सकते हैं जिसमें अल्फा H हो या ना हो, किसी भी प्रकार का एल्डिहाइड हो, एलिफेटिक एल्डिहाइड हो या एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, अल्फा H हो या ना हो, कैसा भी एल्डिहाइड हो, डायरेक्टली हम एस्टर बना सकते हैं। याद रखिएगा, तुम्हें याद होगा कैनिजारो अभिक्रिया में मैंने तुमसे बोला भी था कि कैनिजारो अभिक्रिया से भी हम एस्टर का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन उसमें एस्टर उन्हीं एल्डिहाइडों से बना सकते हैं जो कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं, और कैनिजारो अभिक्रिया वही एल्डिहाइड देते हैं जिसमें अल्फा H ना हो। लेकिन अब ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा H हो तो फिर हम उसको कैनिजारो अभिक्रिया के द्वारा एस्टरों में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन इस विधि के द्वारा हम कैसा भी एल्डिहाइड हो उसको एस्टर में परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे? समझना। देखो होता क्या है, अब हम इसके मैकेनिज्म की बात करें। यहां पर ये हमने लिखा RCH डबल बॉन्ड O, O के पास कौन है? इसका अटैक होता है सबसे पहले एल्यूमिनियम इथोक्साइड पर। एल्यूमिनियम इथोक्साइड में हमें पता है एल्यूमिनियम क्या है? एक लुईस एसिड है जिसके पास खाली कक्षक होता है। तो होता क्या है कि ये जो लोन पेयर होता है एल्डिहाइड का, ये इसके इस कक्षक में अटैक करके इससे बॉन्ड बना लेता है। बॉन्ड बनने से क्या होगा? संरचना प्राप्त होती है कुछ इस प्रकार की, O से जुड़ा Al
से जुड़ा O C2H5 होल थ्राइस, Al पे चार्ज माइनस और इस O पे चार्ज प्लस। जब इसने इलेक्ट्रॉन देकर एल्यूमिनियम से बॉन्ड बनाया तो इसको एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान हुआ और इसको एक इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ। तो O पे तो आया प्लस और Al पे चार्ज आया माइनस। अब ऐसा होने से क्या हुआ, देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। तो ऑक्सीजन यहाँ 2 वैलेंसी है और 2 लोन पेयर है। अब हुआ क्या, एक लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड में परिवर्तित हो गया। तो ऑक्सीजन को तो अपना लोन पेयर वापस चाहिए, उसके लिए क्या करेगा, ऑक्सीजन यहां से इस पाई बॉन्ड को अपने तरफ खींचना शुरू करेगा। तो इस वाले C पर एक डेल पॉजिटिव चार्ज आना शुरू होगा। मतलब इस स्पीशीज का ये जो कार्बन होगा ये एक इलेक्ट्रॉन स्नेही युग्म की भांति कार्य करेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन स्नेही युग्म कार्बन पर इसी एल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल नाभिक स्नेही की भांति कार्य करता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन होगा ये इस C पर अटैक करके इस पाई बॉन्ड को फिर कंप्लीटली ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर देता है। कहने का मतलब ये ऑक्सीजन इस कार्बन के द्वारा जुड़ जाता है। तो नेक्स्ट जो संरचना बनती है वो कुछ इस प्रकार की बनती है। ये हमने इसको एज इट इज लिखा। अब इस O से कौन जुड़ा, ये वाला C, ये जुड़ा C। इस C से कौन जुड़ा हुआ है, एक R और एक H। तो ये जुड़ा एक R और एक H। और इस C से सिंगल बॉन्ड O और इस O से जुड़ा है एल्यूमिनियम। देन O C2H5 होल थ्राइस, Al पे चार्ज माइनस। अब चूंकि इस O ने इस कार्बन से बॉन्ड बनाया तो अब इस O पे चार्ज प्लस होगा। तो ये स्पीशीज बनी। अब देखो इसमें O पे प्लस आया, Al पे माइनस आया। अब होगा क्या, यहां पर जरा ठीक से देखिएगा, इस केस में O पे प्लस है तो इस प्लस के कारण वापस इस C पे चार्ज क्या डेवलप हो रहा होगा, डेल प्लस डेवलप हो रहा होगा, क्योंकि इसको तो अपना लोन पेयर वापस चाहिए। ठीक है, तो होगा क्या, ये जो L पे माइनस है ये बॉन्ड टूट कर वापस पाई में चेंज होगा। पाई में चेंज होने के बाद ये H यहां से H माइनस के रूप में अलग होकर इस C पर अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड वापस O पे चला जाएगा। तो इससे बना क्या, अब देखो इससे बना क्या, इससे बना ये CH पर एक और H आया तो ये बना CH2। देन यहां पर ये सिंगल बॉन्ड O, देन ये सिंगल बॉन्ड C और इस C पे कौन जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड O से आया R, ये बना एस्टर। और अलग कौन हो जाएगा वापस, ALO C2H5 होल थ्राइस। तो कुल मिलाकर इस मैकेनिज्म के द्वारा हमें यहाँ एस्टर प्राप्त हो जाता है। बट थोड़ा सा मैकेनिज्म इसका अजीबोगरीब है और मैं ये कहूंगा कि इसके मैकेनिज्म की इतनी कोई खास जरूरत नहीं है। इसकी एक सिंपल ट्रिक है, वो याद रखो। क्या ट्रिक, समझना। देखो ये रहा, यहां पर ये जो एल्डिहाइड हमने लिखा था, क्या मैं इस एल्डिहाइड को ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे? मैंने कहा था इसके 2 अणु भाग लेंगे। तो RCHO में R कितने हो गए, 2। तो एक R लेफ्ट में जोड़ना है, एक R राइट में जोड़ना है। तो करना क्या है, जो एल्डिहाइड समूह है, एल्डिहाइड समूह में क्या क्या है, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। इस एल्डिहाइड समूह को इस समूह से प्रतिस्थापित कर दो। बस जो भी एल्डिहाइड है उसको हटाओ, C डबल बॉन्ड O, OCH2 लिख दो और दोनों तरफ R लगा दो, सेट आंसर आ जाएगा। देखो एक एग्जांपल मैं देता हूं। यहां पर ये लिखा, मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड O लिखा। यहां पे कौन, एल्यूमिनियम इथोक्साइड होल थ्राइस। ठीक है, बताइए क्या करें, ये जो CHO है 2 मॉलिक्यूल इसके भाग लेंगे तो 2 एल्डिहाइड मिलकर इस प्रकार के क्रियात्मक समूह का निर्माण करेंगे। बस ये बना दिया। दोनों तरफ क्या लगा दो, CH3 है R, तो एक CH3 यहां लगा दिया, एक CH3 यहां लगा दिया। यही इसका उत्पाद होगा और यौगिक का नाम होगा एथिल एसीटेट। ठीक है, इसी प्रकार से देखो एग्जाम्पल नंबर 2। तो मैं दे रखा है PHCHO और सेम रिएजेंट दे रखा है एल्यूमिनियम इथोक्साइड। क्या करें, फिर से वही ट्रिक लगाओ। जो CH डबल बॉन्ड O था, 2 एल्डिहाइड मिलकर क्या बना देगा, C डबल बॉन्ड O और CO के बाद एक CH2 लिखना मत भूलना, CH2 आएगा।
अब दोनों तरफ क्या लगा दो, इधर भी लगा दो पीएच, इधर भी लगा दो पीएच, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो तुम्हें तो क्या करना है, ये वाला समूह याद रखो बस, और जो भी R है CH3 है, दोनों तरफ CH3 लगा दो, यहां पर H हो दोनों तरफ H लगा दो, यहां PH हो दोनों तरफ PH लगा दो, बस यही फाइनल इसका प्रोडक्ट बनेगा। तो इस यौगिक का नाम होता है बेंजिल बेंजोएट। ठीक है, तो बस ये छोटा सा रिएक्शन था जिसका नाम था टिशेंको रिएक्शन। ठीक है, ये पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद इसमें एक दो रिएक्शन और बच रहा है इसी नेम रिएक्शन में। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसमें कोरेहाउस रिएक्शन। प्यारे बच्चों, हमें कमेंट्स में रोज कई सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं या फिर ये वाला टॉपिक हमें समझाएं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे हिट करें। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जितने भी जो भी टॉपिक आप लोग कह रहे हैं कि इसका वीडियो बनाइए या फिर ये हमें समझाएं, ये सब ऑलरेडी उस पर अपलोड कर रखा है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूं कि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा और जो भी आगे आने वाले वीडियो होंगे वो भी आप आसानी से देख सकेंगे। चलिए बच्चों, अब इसके बाद शुरू करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जिसका नाम है कोरेहाउस रिएक्शन। अब क्या होता है ये देखो, इसको मैं यूं कह सकता हूं कि ये जो रिएक्शन है ये असम्मित एल्केन बनाने की सर्वोत्तम विधि है। असम्मित एल्केन क्या होता है जरा देखिए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहां पर इस वाले रिएजेंट से R2CuLi। इसका नाम होता है गिलमेंस अभिकर्मक। ठीक है, तो ये तो R2CuLi। अगर प्रॉपर नाम की हम बात करें तो इसका नाम होता है डाई एल्किल लिथियम क्यूप्रेट, जिसको बोला जाता है गिलमेंस रिएजेंट की अभिक्रिया किसी एल्किल हैलाइड से करें, ये लिखा R'(X). तो होगा क्या इसके अंदर, ये जो यौगिक है ये बेसिकली है क्या, एक कार्ब धात्विक यौगिक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसमें कॉपर से कौन जुड़ा हुआ है, R। तो R पे चार्ज क्या होता है माइनस और Cu पे चार्ज क्या होता है प्लस। हमें याद है कार्ब धात्विक यौगिकों में मेटल पे चार्ज धनावेश होता है और जो एल्किल ग्रुप होता है उस पे चार्ज माइनस होता है। तो ये माइनस जो एल्किल समूह होगा ये नाभिक स्नेही की भांति इस एल्किल हैलाइड पर अटैक करके यहां से X को रिप्लेस कर देता है, से बनता है R सिंगल बॉन्ड R'। अब देखो ये जो बना ये यौगिक क्या है, ये यौगिक एक एल्केन है जिसमें ये दोनों R एक समान भी हो सकते हैं और ये दोनों R असमान भी हो सकते हैं। तो अगर दोनों R अलग अलग हैं तो बनने वाली जो एल्केन होगी वो एक असम्मित एल्केन होगी। तो इसलिए कहा जाता है कि जो गिलमेंस जो कोरेहाउस अभिक्रिया है ये असम्मित एल्केन बनाने की सर्वोत्तम विधि होती है। अब इसमें खास बात ये समझना है कि गिलमेंस अभिकर्मक का निर्माण कैसे होता है, इसको भी हम समझ लें। तो होता क्या है, सबसे पहले यहां पे किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करते हैं लिथियम के साथ। ठीक है, तो लिथियम के साथ करने पर पहले बनता है RLi, R माइनस और Li प्लस, और साथ में अलग होता है इसमें LiX। ठीक है, ये बना। अब उसके बाद ये जो R माइनस Li बना इसको बोला जाता है एल्काइल लिथियम की अभिक्रिया करते हैं CuI से। तो इसके दो मॉलिक्यूल भाग लेते हैं और इससे बनता है R2CuLi प्लस अलग होता है Li। बस, तो ये बनता है, ये एक तरह से ग्रिग्नार अभिकर्मक की जैसा ही अभिकर्मक होता है। ग्रिग्नार अभिकर्मक क्या होता है, RMgX, तो उसको तो बोलते हैं ग्रिग्नार, इसको बोला जाता है गिलमेंस अभिकर्मक। तो याद रखिएगा R2CuLi जो अभिकर्मक होता है इसको हम कहते हैं गिलमेंस अभिकर्मक, और इसकी अभिक्रिया जब किसी एल्किल हैलाइड पे करते हैं तो यौगिक बनता है असम्मित। एल्केन भी बना सकते हैं, सम्मित भी बना सकते हैं। अगर ये दोनों R एक समान है तो बनने वाली एल्केन सम्मित होगी, और अगर दोनों अलग अलग हैं तो असम्मित एल्केन होगी। ठीक है, तो चलिए ठीक है, एक एग्जांपल भी हम इसका यहां पर ले सकते हैं। ये लिखा CH3 होल ट्वाइस CuLi की अभिक्रिया अगर हम CH3CH2Cl से करें तो बताइए इस केस में यौगिक क्या बनेगा। तो यहां पर देखो जो मेथिल है एल्किल समूह यही हुआ, इसी पे चार्ज नेगेटिव है,
तो ये नेगेटिव, यहां पर Cl पे चार्ज डेल नेगेटिव है, कार्बन पे चार्ज डेल पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव पर अटैक करके यहां से Cl को रिप्लेस कर देता है। तो एथिल समूह से कौन जुड़ जाता है? एथिल समूह से ये मेथिल समूह यहाँ पर जुड़ जाता है और इससे बनता है यहाँ पर यौगिक कौन सा? प्रोपेन। और प्रोपेन एक असमित एल्केन होता है। तो याद रखो इस अभिक्रिया का नाम हुआ कोरेहाउस अभिक्रिया। ठीक है, चलिए इसी के बाद नेक्स्ट एक रिएक्शन और है, उसकी भी हम बात करते हैं। इसका नेम होता है बेंजोइन कंडेंसेशन, मतलब संघनन अभिक्रिया। बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। अब देखिए ये रिएक्शन क्या है, तो देखिए जब किसी बेंच एल्डिहाइड C6H5CHO की अभिक्रिया अगर KCN से करते हैं, पोटेशियम साइनेट से करते हैं, तो यहां पर बेंज एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल भाग लेते हैं और ये 2 मॉलिक्यूल यहां पर अभिक्रिया करके कुछ इस प्रकार का यौगिक बनाते हैं और इस यौगिक का नाम ही होता है बेंजोइन, इसलिए नाम पड़ा इसका बेंजोइन संघनन अभिक्रिया। ठीक है, अब ये अभिक्रिया हुई कैसे, चलो इसका मैकेनिज्म हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए कैसे ये अभिक्रिया हुई है। सबसे पहले क्या होगा, यहां पर ये जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है, अब मैं इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूं PHCH_O, बेंज एल्डिहाइड में सबसे पहले अटैक होता है यहां पर CN- का। CN- नाभिक स्नेही की भांति C_O जो है इस पे चार्ज डेल नेगेटिव, इस पे चार्ज डेल पॉजिटिव, तो डेफिनेटली ये नाभिक स्नेही इस पर अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड टूट के कहां चला जाएगा? O के पास। तो बताइए क्या बना इसमें, तो इसका नाभिक स्नेही एडिशन होता है, से बनता है PHCH सिंगल बॉन्ड O- से अटैच्ड होता है CN, ये बनता है CN का नाभिक स्नेही एडिशन हो जाता है। अब इसके बाद का स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो क्या, यहां पर O- है, तो देखो पास वाले कार्बन पर जो H है, ये H एक एसिडिक H होता है, अम्लीय हाइड्रोजन होता है। क्यों होता है अम्लीय हाइड्रोजन? बिकॉज इस कार्बन से एक तरफ CN का स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होता है और बेंजीन का भी विड्रॉइंग इफेक्ट होता है, खींचने वाला इफेक्ट होता है। तो इस कारण से अब क्या होता है, ये वाला जो H होता है ये इस O के पास ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, इसके पास ट्रांसफर हुआ तो बना कौन, यहां पे बनता है CN, इस पर आता है OH और C पे चार्ज आ जाता है माइनस। ठीक है, तो कहने का मतलब इसी मॉलिक्यूल में जो अम्लीय हाइड्रोजन होता है वो O पर ट्रांसफर होता है और बनता है C-। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये C- अब नाभिक स्नेही की भांति अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल पर आक्रमण करता है। बेंज एल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल क्या होगा, ये जो माइनस होगा ये इस C पर अटैक करेगा और पाई बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाता है? O पर शिफ्ट हो जाता है। तो बताइए इस केस में अब क्या बनेगा, कैसे लिखें? तो देखिए मैं इसको यहां पर इस तरह से लिख सकता हूं, ये मैंने लिखा PHC से अटैच्ड हुआ CN एंड सिंगल बॉन्ड OH। इस वाली स्पीशीज को मैं अभी यहां पर ऐसे लिख रहा हूं, लिखा, और इसको मैं लिख रहा हूं CH_O सिंगल बॉन्ड PH। इसको समझना जरूरी है बिकॉज ये नाभिक स्नेही इस पर आक्रमण करके इससे जुड़ रहा है, दोनों स्पीशीज आपस में जुड़ रही है। तो इसको लिखने का तरीका क्या हुआ, पहले मैंने इसको यहां पर इस तरह से लिखा, ठीक है, ये C पर चार्ज माइनस और इस मॉलिक्यूल को यहां पर मैंने ऐसे लिखा। अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ये इस कार्बन पर आक्रमण करके इससे बॉन्ड बनाएगा और ये पाई बॉन्ड टूटकर O पर शिफ्ट हो जाएगा माइनस के रूप में, बना। ठीक है, अब देखो ये जो O- होता है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और इस OH पर जो H है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो क्या होगा, यहां पर इंट्रामॉलिक्यूलर ये H+ आयन इस O पर शिफ्ट हो जाता है क्योंकि ये ज्यादा अम्लीय है और ये अधिक क्षारीय है। तो क्या बनता है इस केस में, यहां बनेगी स्पीशीज PHC CN सिंगल बॉन्ड O- देन CHOH और यहां पे जुड़ा कौन, PH भी जुड़ा। अब देखो फाइनली होगा क्या, अच्छा इसको अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे
कि इससे आखिर ये कैसे बना। तो जरा बताइए, ये O माइनस ज्यादा स्टेबल की ये O माइनस ज्यादा स्टेबल? तो अगर आप ठीक से देखें तो उसकी तुलना में ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि O माइनस जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? Cn, और Cn का स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट लगता है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा। बस ठीक है, ये बनेगा। एंड फाइनली क्या होगा, जो O पर माइनस चार्ज है, जो लोन पेयर है, ये पाई में चेंज होगा और यहां से किसको शिफ्ट कर देगा? Cn को यहां से शिफ्ट कर देगा। Cn यहां से अलग हो जाएगा। से बनेगा कौन? इससे फाइनली बनेगा PHC डबल बॉन्ड O, CHOH एंड सिंगल बॉन्ड PH। तो कुल मिलाकर ये हमें यहाँ पर उत्पाद प्राप्त हो जाता है, तो इसका नाम होता है बेंजीन संघनन अभिक्रिया। और याद रखो, ये अभिक्रिया सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक एल्डिहाइड ही शो करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए खैर ये कंप्लीट हुई। तो ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब कार्बोनिल कंपाउंड की जो और अभिक्रियाएं हैं, इसमें मेनली जो उसकी रिएक्शन है वो है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। कुछ एग्जांपल्स उसके और बाकी हैं, तो चलिए इसके बाद अब हम उनको भी सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, ताकि और भी जितने ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये वीडियोस पहुँचें। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि आपके इसी प्यार और स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन की टीम बहुत ही मोटिवेटेड है फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड करने की। चलिए अब इस पर नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद NH2Z। ये NH2Z क्या होता है? इसको बोलते हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स, मतलब अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया है। तो यहां पर देखिए अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो NH3 में अगर हम एक H को हटाकर कोई भी ग्रुप Z लगा दे तो उसको हम बोलेंगे अमोनिया व्युत्पन्न। ठीक है, देखो क्या होता है इसमें। ये यौगिक हमने लिया कार्बोनिल यौगिक, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है तो ये कीटोन भी हो सकता है। याद रखो दोनों की अभिक्रिया एक ही प्रकार से होती है। तो इसकी अभिक्रिया अगर हम NH2, यहां पर ये Z है, तो अगर किसी कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया NH2Z से कराएं माइल्ड एसिडिक मीडियम में, मतलब यूं कह सकते हैं कि दुर्बल अम्लीय माध्यम में इसकी अभिक्रिया करते हैं, तो होता ये है कि कार्बोनिल यौगिकों का ऑक्सीजन और NH2Z का H2, ये दोनों मिलकर यहां पर H2O के रूप में अलग हो जाते हैं। ठीक है, और C और N के बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाता है। अब चूंकि C और डबल बॉन्ड के बीच में, C और N के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, तो ये वाला यौगिक ज्यामितीय समायोजकता प्रदर्शित कर सकता है। कब करेगा? जब ये R और ये R दोनों अलग अलग हो। तो अगर इसको हमने R माना और इसको हमने R' माना तो फिर दोनों यौगिक बनेंगे। और जो ज्यामितीय समायोजकता हम यहाँ पर लिखते हैं वो बोलते हैं सिन एंड एंटी, याद होगा। ठीक है ना, तो इस केस में यहाँ पर दो प्रकार के उत्पाद बनते हैं, सिन भी बनता है और एंटी भी बनता है, और साथ में H2O का एक मॉलिक्यूल अलग हो जाता है। अब अभिक्रिया होती है कैसे, क्या इसका मैकेनिज्म होगा, चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो RC डबल बॉन्ड OR है, इस पर चूंकि मीडियम यहाँ पर एसिडिक है, वीक एसिडिक मीडियम होता है, तो H प्लस क्या होगा? सबसे पहले ये H प्लस यहां पर इस ऑक्सीजन पर अटैक करता है, इससे बॉन्ड बना लेता है। तो जब H प्लस यहां से O से जुड़ा है तो O पे चार्ज क्या आएगा? प्लस। जैसे ही प्लस आएगा, इस पर प्लस आने से क्या होगा? ये ऑक्सीजन अब इस पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको अपनी तरफ खींचना चाहेगा, तो अल्टीमेटली इस वाले कार्बन पर चार्ज कौन सा डेवलप होगा? डेल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। मतलब ये जो कार्बन होगा ये एक इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र की भांति कार्य करेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र पर अब अटैक किसका होगा? NH2Z का, जिससे हम अभिक्रिया करा रहे हैं। तो ये NH2Z का जो लोन पेयर होगा, ये लोन पेयर यहां पर अटैक करेगा इस C पर, और ये पाई बॉन्ड कंप्लीटली कहां शिफ्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन पर। तो देखिए क्या जुड़ा, इस वाले C से एक तो जुड़ा OH, और एक जब नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो अब N की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4। तो N पे चार्ज आया प्लस, और NH2Z ये एज इट इज रहेगा। अब चूंकि N पे प्लस आया है, माध्यम अम्लीय है, तो अभी क्या करेगा? यहां से अपना एक H प्लस डोनेट कर देगा, दान कर देगा। जैसे ही H प्लस निकलेगा तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? NHZ में। ठीक है, ये बना।
अब देखो माध्यम कैसा है, माध्यम तो अम्लीय है। अम्लीय माध्यम में अब यहाँ पर जो OH का जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेगा, अम्लीय माध्यम में H+ से बॉन्ड बनाकर खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O में। तो जैसे ही H2O में कन्वर्ट होगा तो हमें पता है कि OH एक पुअर लिविंग ग्रुप होता है और अम्लीय माध्यम में ये H2O में, जो कि एक गुड लिविंग ग्रुप होता है, उस गुड लिविंग ग्रुप में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कन्वर्ट हुआ तो यहां से ये निकलना चाहेगा, अलग होना चाहेगा, तो इस कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब ये बॉन्ड टूट कर O के पास जाएगा तो C पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक खाली कक्षक बनेगा। खाली कक्षक बनेगा तो यहाँ पर N का लोन पेयर क्या करेगा, लगे हाथों इससे पाई बॉन्ड बना लेगा, मतलब बैक बॉन्डिंग बना लेगा। ठीक है, यहां से H2O अलग हो गया, N और C के बीच में डबल बॉन्ड बना, लेकिन जब बॉन्ड बनेगा तो N पे चार्ज प्लस आ जाएगा, और जैसे ही इस पे प्लस आएगा फिर यहाँ पर देखो N की वैलेंसी कितनी होगी, 1 2 3 और 4। तो अब क्या होगा, ये N यहाँ से एक H+ आयन रिलीज करके कुल मिलाकर क्या बना देगा, C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Z, ये फाइनल यौगिक बनता है। तो ये तो है इसका मैकेनिज्म, और जहां तक मैं समझता हूं इसके मैकेनिज्म पर इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली ट्रिक याद रखो, ट्रिक ये है कि अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, किसी भी अमोनिया व्युत्पन्न से कराएं, तो याद रखना है कार्बनिक का ऑक्सीजन अलग होगा और इसका H2 अलग होगा, मतलब वाटर के रूप में अलग कर दो और C और N के बीच में एक डबल बॉन्ड बना दो, बस यही उत्पाद होगा। तो इसके यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं। सबसे पहले ये तो कौन से यौगिक है, ये तो कार्बनिक यौगिक है ही। ये वाला NH2, अब यहाँ Z का वैल्यू हमने क्या लिखा, OH, तो इसका नाम हुआ हाइड्रोक्सिल अमीन। ठीक है, OH को हटाकर NH2 लगाते हैं तो ये यौगिक होता है हाइड्राजीन, ये पता होगा तुम्हें हाइड्राजीन। इसको हमने कई और जगह भी काम में लिया है, तुम्हें याद होगा हमने एक अभिक्रिया पढ़ी थी वोल्फ किस्टर अभिक्रिया, उसमें हमने इसी यौगिक को लिया था। इसी प्रकार से यहां पर एक H को हटाकर बेंजीन लगा दे तो अब इसका नाम हो जाता है फेनिल हाइड्राजीन। ठीक है, नेक्स्ट में देखो बेंजीन के 2 और 4 पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा दे तो इसका नाम हो जाएगा 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन। इसको शॉर्ट में DNP भी बोला जाता है और इसका एक नाम और होता है, वो भी याद रखिएगा, इसको बोला जाता है ब्रेडीज रिएजेंट, याद रखिएगा। ठीक है, और एक लास्ट में ये यौगिक और होता है, इसका नाम होता है सेमी कार्बेजाइड। ठीक है, क्या यौगिक, NH2 NHCO NH2, इसको बोलते हैं सेमी कार्बोजाइड। अब इन सबकी अभिक्रिया आप अगर हम इससे कराएं कार्बनिक यौगिकों से तो सभी में एक ही ट्रिक है। क्या ट्रिक है, यहां से ऑक्सीजन, यहां से H2 अलग कर दो तो इसका उत्पाद होगा R' डबल बॉन्ड N और यहां पर आएगा OH। ये यौगिक होता है ऑक्साइन, याद रखिएगा, जानते होंगे C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, कौन सा कृत्यात्मक समूह होता है, ऑक्साइन। ठीक है, अगर ये एल्डिहाइड लिया तो बनेगा एल्डोक्साइन, और सपोज ये कीटोन लिया तो बनेगा कीटो ऑक्साइन। ठीक है, इसी प्रकार से भी अगर हाइड्राजीन से कराए तो इसमें क्या होगा, यहां से H2O अलग होगा, H2O अलग होगा तो इसमें बनने वाला उत्पाद होगा R' डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2। तो जहां पर भी हाइड्राजीन है वहां पर उत्पाद का नाम लिखेंगे हाइड्राजोन, याद रखिए। हाइड्रोजीन से क्या बना, हाइड्रोजोन। ठीक है, इसी प्रकार से फेनिल हाइड्रोजन से करें तो इसमें क्या बनेगा, इसका ऑक्सीजन और इसका H2 अलग होगा, इसमें उत्पाद बनेगा यहां पर R सिंगल बॉन्ड C R' डबल बॉन्ड N से जुड़ा NH और यहाँ पे कौन रहेगा, PH का मतलब बेंजीन। तो इसमें जो उत्पाद होगा इसको बोलेंगे फेनिल, फेनिल के बाद हाइड्रोजोन। ठीक है, चलिए और आगे चले। ये हमने यौगिक लिया, अभी कह रहा है 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन से, बताइए इसमें उत्पाद क्या बनेगा, इसमें उत्पाद वही H2O अलग कर देंगे, H2O अलग करेंगे तो अब इसमें फाइनली प्रोडक्ट बनेगा डबल बॉन्ड NH, इससे जुड़ा हुआ बेंजीन और यहां पर ये NO2। अब इसका नाम क्या होगा, नाम इसका बस यही होगा
2,4 फेनिल हाइड्रोजोन। अब इसमें खास बात क्या है, ये यौगिक क्या क्या हो सकता है, ये एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, तो ये कीटोन भी हो सकते हैं। जब इसकी अभिक्रिया हम इससे करवाते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन से, शॉर्ट पे क्या डीएनपी से कराते हैं, तो ये जो यौगिक होता है ये अलग अलग रंग देता है। अलग अलग रंग कौन से, या तो रेड या फिर ऑरेंज या फिर येलो, ये कलर होते हैं। तो इन कलरों से ही हमें पता पड़ता है कि यौगिक एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। तो कहने का मतलब इस अभिक्रिया के द्वारा हम एल्डिहाइड और कीटोन का टेस्ट कर सकते हैं, उनका परीक्षण कर सकते हैं, लेकिन एल्डिहाइड को कीटोन से आपस में विभेद नहीं कर सकते। याद रखिएगा, दूसरे कंपाउंडों से हम एल्डिहाइड कीटोन को इससे परीक्षण कर सकते हैं, याद रखिएगा। और इसीलिए इसको कहा जाता है डीएनपी टेस्ट। याद रखिएगा, इस अभिक्रिया का नाम होता है डीएनपी टेस्ट। तो अलग अलग प्रकार के जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं वो इससे अभिक्रिया करके किस किस प्रकार के रंग देते हैं, रेड या फिर ऑरेंज या फिर येलो। और शॉर्ट में याद करने का तरीका याद रखिएगा, रोए, ROY, रोए, ये कलर इसमें बनते हैं। और ये अभिक्रिया एल्डिहाइड और कीटोन के परीक्षण में प्रयुक्त होती है, जिसको हम कहते हैं डीएनपी टेस्ट। ठीक है, चलिए इसी के बाद एक नेक्स्ट यहां पर ये RCO एल्डिहाइड कीटोन की अभिक्रिया सेमी कार्बोसाइड से कराएं, तो इसमें भी यहां पर ये ऑक्सीजन और ये H2 अलग होगा, से बनेगा RCR डबल बॉन्ड N NHCO NH2, ये यौगिक बनता है और इसको बोलते हैं सेमी कार्बेजोन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो ये अभिक्रिया हुई अमोनिया व्युत्पन्न के साथ। एक इसमें और याद रखिएगा, यहां पर अगर फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया, इसमें याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो सकती है, ये मैकेनिज्म हम बात कर चुके हैं, इसको मैं हटा देता हूं। यहां पर देखिएगा, अगर किसी फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया HCHO की अभिक्रिया अमोनिया से कराएं, किससे कराएं, अमोनिया से। याद रखिएगा, फॉर्मल्डिहाइड के 6 मॉलिक्यूल भाग लेते हैं और अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल भाग लेते हैं, और इसमें यौगिक बनता है कुछ इस प्रकार का, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन ऐसे लिखे। इन दोनों N को मिला दो यहां पर CH2 से, फिर इन दोनों N को मिला दो CH2 से, फिर इन दोनों N को भी मिला दो CH2 से, मिला दिया। अब इन दोनों N को भी यहां पर CH2 से मिला दो, इन दोनों N को भी CH2 से मिला दो, और इन दोनों N को भी CH2 से मिला दो। इस प्रकार का यौगिक बनता है, इसका नाम होता है यूरोट्रोपिन। ठीक है, और याद रखिएगा ये यूरिनरी इन्फेक्शन में काम आती है, दवा है ये। ठीक है, यूरिनरी इन्फेक्शन में काम आने वाली दवा है, ड्रग है ये, याद रखिएगा, जिसको बोलते हैं यूरोट्रोपिन। और इसका फॉर्मूला होता है CH2 होल 6 N-फोम। कितने CH2 समूह इसके अंदर, 6, और N कितने हैं, 4। तो फॉर्मूला क्या हुआ, CH2 होल 6 N4। और ऐसे नाम लिया जाए तो बोलेंगे हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन, हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन। याद रखिएगा, ये यौगिक इसमें बनता है फॉर्मल्डिहाइड से अभिक्रिया कराने पर। ठीक है, चलो फिर, तो ये भी हमने कंप्लीट करा यहां पर कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया अमोनिया डेरिवेटिव से कराने पर। इसमें एक चीज मैंने कहा था कि ये वाला यौगिक एल्डिहाइड भी हो सकता है तो कीटोन भी हो सकता है। जैसे मैं सपोज इन दोनों R में से एक R को हटाकर H लगा दूं, H लगा दिया, यहां भी H लगा दिया, यहां पर भी H लगा दिया, तो यौगिक क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। और अगर दोनों के दोनों कार्बन है तो फिर यौगिक क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। अब एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों की अभिक्रिया सेम स्टाइल में होंगी, कोई फर्क नहीं होगा। बस फर्क होगा एल्किल समूह का, अगर एल्डिहाइड है तो H लगा देंगे, एल्डिहाइड नहीं है तो कार्बन लगा देंगे। तो याद रखो, उत्पाद दोनों में सेम बनेंगे। ठीक है, तो ये हुई अभिक्रिया कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ। अब और जो एल्डिहाइड कीटोन की नाभिक स्नेही अभिक्रिया है,
अब हम उसके बाद उसकी भी बात करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो पूरा कंटेंट आपको मिले, तो आप 18002121 पर कॉल करें और इस पर कॉल करके आप जो भी कंटेंट चाहते हैं वो कंटेंट आपको प्रोवाइड हो जाएगा।